नमस्कार दोस्तों। जिस डिवाइस में आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं ये किसी ना किसी कंट्री की जीडीपी का पार्ट है। और जो सर्विस आप यूज ले रहे हैं यानी कि जो यूट्यूब आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये भी किसी जीडीपी में काउंट हो रहा है। और पीछे आप ये जो स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं ये भी किसी ना किसी कंट्री की जीडीपी का पार्ट है। यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसी ना किसी कंट्री की जीडीपी का पार्ट है। तो अब ये जीडीपी है क्या, आइए हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस यानी टोटल या एग्रीगेट, और डोमेस्टिक यानी किसी भी डोमेस्टिक बाउंड्री में होने वाला प्रोडक्शन, और प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स का या सर्विसेज का। तो जो जीडीपी होता है वो फाइनल मार्केट वैल्यू को ही काउंट करता है। फाइनल यानी कि जो दो टाइप के गुड होते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड हो सकता है या एक फाइनल गुड हो सकता है। इंटरमीडिएट गुड वो होता है जो किसी के एज अ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज हुआ है, और जो फाइनल गुड होता है वो कंजम्पशन के लिए होता है। फाइनल गुड या तो कैपिटल गुड हो सकता है या फिर कंजम्पशन गुड हो सकता है। बाकी मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू यानी कि जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी एक मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि अपन ने अभी देखा कि जो भी प्रोडक्ट्स आपके आसपास है वो किसी ना किसी, और जो भी सर्विसेज आपके आसपास है वो किसी ना किसी की जीडीपी का पार्ट है। पर क्या हर प्रोडक्ट और हर सर्विस प्रोडक्शन या सर्विस उस जीडीपी का पार्ट होती है? नहीं। जो घर में हाउसवाइफ, अपनी जो मदर्स होती हैं वो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनका जो केयरिंग होता है अपने चाइल्ड की तरफ वो किसी जीडीपी का पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मार्केट वैल्यू नहीं होती उसकी। तो जो भी गुड या सर्विस हो उसके लिए मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। और जो आप फिलंथ्रॉपी कर रहे हैं या कोई सोशल वर्क कर रहे हैं तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। देन डोमेस्टिक बाउंड्री। डोमेस्टिक बाउंड्री बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ टाइम। जो जीडीपी है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट होता है, यानी कि या तो क्वार्टरली होगा या ईयरली होगा। क्वार्टरली यानी कि 1/4, यानी कि 12 मंथ को अगर अपन उसका 1/4 करेंगे तो 3 मंथ का 4 क्वार्टर्स बनेंगे। तो या तो क्वार्टरली होता है या ईयरली होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मान लीजिए एक कंट्री में सिर्फ 2 लोग हैं, एक मैं और एक आप। और मैं फार्मर हूं जो कि खेती कर रहा हूं, और आप एक बेकर है जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ब्रेड या और भी कोई बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हो। तो मैंने मान लीजिए $100 का प्रोडक्शन किया एक ईयर में। आपने उसमें से $50 का मुझसे व्हीट ले लिया, और $50 उस व्हीट को एज ए इनपुट यूज करके, रॉ मटेरियल यूज करके, और आपने उससे एक फाइनल गुड बनाया, यानी कि ब्रेड बनाया या केक बनाया जो कि $200 का था। तो अगर हम फाइनली जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू ऑफ जीडीपी होगी वो 50 + 200 यानी कि 250 होगी। हम उसमें जो 50 परचेज आपने मुझसे खरीदा था उसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपने इंटरमीडिएट गुड है आपके लिए, यानी कि आपने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया है। और जो ये 50 की वैल्यू है ये ऑलरेडी आपके 200 में काउंट है। तो हमने 200 + 50 लिया यानी कि 250। इसमें हमने पहले क्या देखा था कि सिर्फ फाइनल मार्केट वैल्यू का कैलकुलेट होती है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ये बेकरी का 200 ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये जो 50 है ये इसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम इस इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करेंगे। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके अगर हम उस कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन हुआ है, जितने भी फर्म्स ने जितना भी प्रोडक्शन किया है, जितना भी सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो अब हम उन सबको कैलकुलेट कर ले ईयरली या क्वार्टरली, तो वो आपकी जीडीपी होगी। और उस फॉर्मूले को ही बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड। और अगर दूसरा तरीका और है, ये जो हमने अभी किया था ये वैल्यू एडेड मेथड था। दूसरा आउटपुट मेथड है, यानी कि हम सारे प्रोडक्शन को कैलकुलेट करेंगे। 100 + 200 300 हो गया, उसमें से 50 माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट गुड, यानी कि आउटपुट माइनस इनपुट। तो आपका हो जाएगा 250 से कर लो, सॉल्यूशन होगा वो एक ही आएगा। फिर आ जाते हैं जीडीपी पर कैपिटा। जो आपकी ईयरली या क्वार्टरली जो भी है आपकी जो जीडीपी आई है उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपकी जीडीपी पर कैपिटा आएगी, यानी कि इनकम अर्न्ड बाय पर पर्सन। तो ये जीडीपी पर कैपिटा होती है। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि जो अपनी ईयरली जीडीपी आई थी वो 250 थी, और अपनी जो पॉपुलेशन है वो 100 है। तो हम जब इस जीडीपी को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 जो आएगा वो पर पर्सन इनकम आएगी, तो जीडीपी पर कैपिटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम जीडीपी कैलकुलेट करते क्यों है, क्या जरूरत है हमें जीडीपी कैलकुलेट करने की।
तो पहला आता है साइज या हेल्थ। हम इकोनॉमी की साइज या हेल्थ को मेजर करने के लिए हम इकोनॉमी को जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप भी अपनी हाइट या हेल्थ मेजर करते हैं, या तो वेट मेजर करेंगे या हाइट आप सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे या मीटर्स में मेजर करेंगे, तो ऐसे ही आप जीडीपी को भी कैलकुलेट करते हैं। तो उसको साइज या मेजर साइज और उसकी हेल्थ को मेजर करने के लिए आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, या कंपैरिजन करना है आपको। आप अपनी हाइट या हेल्थ किसी से कंपेयर करेंगे तो आपको एक डाटा चाहिए होता है, तो जीडीपी वही डाटा है। आपको इंटरस्टेट कंपैरिजन करना है या आपको इंटरनेशनली कंपैरिजन करना है, तो आपको एक डाटा चाहिए। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस, जीडीपी कितना इंक्रीज हो रही है, कितना डिक्रीज हो रही है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कितना इन्फ्लेट हो रही है। इन सब के लिए हमें एक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमें एक डाटा चाहिए, तो जीडीपी हमें यूज करता है, हेल्प करता है। देन पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में ये जीडीपी का डाटा हेल्प करता है। इन केस अगर जीडीपी इन्फ्लेट हो रही है तो गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस कम कर देती है, और जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर देगी, और जो टैक्सेस है उसको बढ़ा देगी। और जो यही काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सॉरी सेंट्रल बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको बढ़ा देगी इन्फ्लेशन के केस में, अगर जीडीपी इन्फ्लेट हो रही है। और अगर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा, जिससे आप लोन ज्यादा लेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और तो जीडीपी वापस इंक्रीज होने लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प इन्वेस्टर्स। मान लीजिए आप एक यूएस के सिटीजन है और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो दो कंट्री है, चाइना और इंडिया। तो आप देखेंगे किसकी जीडीपी ज्यादा ग्रो कर रही है। जीडीपी ग्रो कर रही है, इट मींस वहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो अगर आप वहां के फर्म्स के इक्विटी में या शेयर्स में या डिबेंचर्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स हाई मिलेंगे। तो ये हेल्प करता है, जीडीपी का डाटा इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करने की हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ है। इस यही आपने कोई बड़ी फर्म्स होती है जैसे मूडी, फिच और S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जो हर ईयरली आपको ग्रेडिंग देती है कंट्रीज को, ए ग्रेड, A+, B+। तो ये सब इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, अगर हम इस ईयर के जो प्रोडक्शन है उसको इस ईयर के ही प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो नॉमिनल जीडीपी होगी। और अगर हम इस ईयर के प्रोडक्शन को कोई बेस ईयर लेते हैं, बेस ईयर यानी कि जैसे हम लेते हैं वो 11-12 लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उस ईयर का प्राइस बिल्कुल स्टेबल था। तो उस प्राइस से इस ईयर के प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्शन वैल्यू आएगी वो रियल जीडीपी आएगी। एग्जांपल के लिए जैसे 2024 का प्रोडक्शन लेना है और 2024 का ही प्राइस लेंगे तो नॉमिनल जीडीपी है, और 2024 का प्रोडक्शन लेके हम प्राइस 11-12 की लेंगे तो वो रियल जीडीपी है। हम ऐसा क्यों करते हैं, बेस क्यों लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम रियल जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ है, हम ये देखना चाहते हैं प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी कितनी इंक्रीज, जीडीपी के डाटा को एनालाइज करते हैं। तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जीडीपी है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा सुपर पावर है, उसकी जो जीडीपी है वो 28 ट्रिलियन डॉलर्स है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 33 करोड़ है। फिर नेक्स्ट आता है चाइना, जो वर्ल्ड की सबसे राइजिंग सुपर पावर है, उसकी जो जीडीपी है वो 18.53 ट्रिलियन डॉलर्स है, जबकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 140 करोड़ है। फिर थर्ड पे आता है जर्मनी, फोर्थ पे आएगा जापान, फिर फिफ्थ नंबर पे आता है इंडिया, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम हर साल 6 to 7% ग्रो कर रहे हैं, और जो इंडिया की जीडीपी है वो है 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स। फिर हमारे बाद यूनाइटेड किंगडम आता है, देन फ्रांस आता है, देन ब्राजील। और अकॉर्डिंग टू IMF डाटा हम 2027 के एंड तक हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे बाय सरपासिंग जापान एंड जर्मनी। पर ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, पर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करेंगे तो हमारा जो नंबर है वो 141 नंबर पे है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। ये हमारी ट्रू इमेज शो करता है, जो कि जीडीपी पर कैपिटा पर जो पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट है वो जीडीपी की साइज के बारे में बात करती है। रियलिटी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो वेल्थ है पर इनकम पर पर्सन की, उसके बारे में जो रियलिटी है यानी कि जीडीपी पर कैपिटा, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जीडीपी पर कैपिटा के मामले में हम
इवन श्रीलंका से पीछे हैं, हम अपने नेबर बांग्लादेश से पीछे हैं। देन जीडीपी पर कैपिटा में कुछ कंट्रीज है जो टॉप पे है, यानी कि दे आर वेल्दीएस्ट इन द वर्ल्ड। टॉप पे आता है लग्जमबर्ग, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 1,43,000। देन आता है मकाओ 1,34,000। फिर आयरलैंड आता है, देन सिंगापुर, देन कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 9th नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 85,000। और 141st रैंक पे है इंडिया आउट ऑफ 189 कंट्रीज। जो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा है वो 2700 है, जो कि हम लो मिडिल इनकम कंट्रीज में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में पहला कॉन्सेप्ट होता है जो पॉलिटिकल टेरिटरी आती है, टेरिटोरियल वाटर आता है और एयर स्पेस आता है। तो टेरिटोरियल पॉलिटिकल फ्रंट्स कौन से हो गए इंडिया के, जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है, इसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो टेरिटोरियल वाटर है, इसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। इसमें चाहे या फिशिंग एक्टिविटी हो रही है वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट है। उसके बाद जो इंटरनेशनल वाटर्स आ जाता है उसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और जो हमारा एयर स्पेस होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स के ऊपर जो स्पेस है वो हमारा नेशनल एयर स्पेस है। उसके बाद इंटरनेशनल एयर स्पेस आ जाता है। तो इंडिया के एयर स्पेस में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ये फ्लाइट कोई भी फ्लाई कर रही है वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट है। इंटरनेशनल एयर स्पेस में अगर इंडिया की कोई फ्लाइट है तो वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम टेरिटोरियल एनक्लेव्स, एम्बेसीज एंड मिलिट्री बेसिस। जो टेरिटोरियल एनक्लेव्स और एम्बेसीज होती हैं इंडिया की, इंडिया की हर कंट्री में, यानी कि जिसके साथ हमारे रिलेशंस हैं उन कंट्री में हमारा एम्बेसीज है। तो एम्बेसीज में जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो इंडिया का पार्ट, इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगी। इसी तरीके से जो अपना दिल्ली है, दिल्ली में ऑलमोस्ट हर कंट्रीज की जिनके साथ अपने रिलेशंस है उनकी एम्बेसीज यहाँ पे है, तो वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगी क्योंकि वो फॉरेन कंट्री की टेरिटरी मानी जाएगी। नेक्स्ट जो मिलिट्री बेसिस है, चाइना को काउंटर करने के इंडिया की डायमंड नेकलेस थ्योरी है। तो इंडिया के जो भी ये बेसिस है, मिलिट्री बेसिस, इनमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगी। नेक्स्ट जो एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका में जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं जैसे हिमद्री है, भारती है, दक्षिण गंगोत्री है, ये सब इंडिया के रिसर्च बेसिस हैं जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है, तो ये सब इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। नेक्स्ट जो शिप्स और एयरक्राफ्ट हैं इंडिया के, वो चाहे इंडिया की टेरिटरी में हो चाहे इंटरनेशनल टेरिटरी में हो, वो इंडिया की जीडीपी का ही पार्ट माना जाएगा। मान लीजिए आप कोई भी एयर ट्रेवल कर रहे हैं, आप दिल्ली टू दुबई जा रहे हैं या दिल्ली टू यूएसए जा रहे हैं, तो जो भी फ्लाइंग होगी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो जीडीपी, इंडिया की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।